नमस्कार। आज का विषय है, कहीं आपके बच्चे को एडिनोइड्स तो नहीं है। हमें एडिनोइड्स नहीं, एडिनोइड की हाइपरट्रॉफी यानी कि एडिनोइड्स का बढ़ जाना बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, आमतौर पे इस समस्या को लोग एडिनोइड ही बोलते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खास लक्षण जिनको देख के आप अपने बच्चे में इस बात को गैस कर सकते हैं, इस बात को अंदाजा कर सकते हैं कि कहीं आपके बच्चे को एडिनोइड तो नहीं है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि आजकल जो एडिनोइड की सर्जरी का प्रचलन हो गया है, किस कदर ये सर्जरी लाभदायक नहीं है, क्या इसके नुकसान हैं और क्यों इससे बचना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक इलाज कैसे किया जाता है एडिनोइड्स का। आइए इस यात्रा पे आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपका स्वागत करता हूं। एडिनोइड्स नॉर्मली सब लोगों में होते हैं। कहाँ होते हैं? ये टॉन्सिल्स के पीछे, टॉन्सिल की ही तरह है, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं और ये नाक के पीछे और जहां पे मुंह एंड होता है, नाक और मुंह के मिलने की जगह, यानी कि हमारा गला जहां से शुरू होता है उससे थोड़ा ऊपर टॉन्सिल की ही तरह लिम्फोइड टिश्यू होते हैं। इनका काम ये है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए लिम्फोसाइट्स तैयार करते हैं। ये एडिनोइड्स 2 से 7 साल तक की उम्र के बच्चों में मोस्ट एक्टिव रहते हैं, यानी कि उनको इसकी सूजन रहती है, और 7 साल के बाद में धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं और लगभग 10 साल के बाद में ये ऑलमोस्ट खत्म प्राय हो जाते हैं। टॉन्सिल्स भी आपने देखा होगा ना, बच्चों के केसेस में आपको खांसी जुकाम कुछ भी हो जाए तो टॉन्सिल्स सूज जाते हैं। बड़ों में इतना नहीं होता टॉन्सिल का सूजना। तो ये भी लिम्फोइड टिश्यू है और टॉन्सिल की ही भांति होते हैं। जब इनकी सूजन नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा हो जाए तब इस कंडीशन को एडिनोइड्स की हाइपरट्रॉफी यानी कि एडिनोइड्स का सूज जाना कह देते हैं। लगभग 30% बच्चों में एडिनोइड्स असामान्य रूप से सूज जाते हैं, यानी कि हाइपरट्रॉफी ऑफ एडिनोइड्स हो जाती है। जब तक ये बहुत ज्यादा सूजन ना हो तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेशन बच्चे में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन शुरुआती लक्षणों को अगर आप इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो निश्चित ही ये एक समस्या बन जाती है। और वो ऐसी समस्या कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या क्या ना हो जाएगा इससे। ये एडिनोइड्स का सूजना किन लोगों में ज्यादा होता है? ये एडिनोइड का सूजना उन बच्चों में ज्यादा होता है जिनको बार बार खांसी जुकाम होती है, जो एलर्जी के पेशेंट्स होते हैं। कोई भी इन्फेक्शन जब उनको नाक और गले का होगा तो टॉन्सिल की ही भांति एडिनोइड का सूजना हो जाता है। कुछ बरसों पहले तक हमारे पास बच्चों में टॉन्सिल्स की समस्या एक आम समस्या थी। टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट्स ज्यादा आते थे, लेकिन अब न जाने क्यों टॉन्सिल्स कम और एडिनोइड्स के पेशेंट ज्यादा आते हैं। एडिनोइड्स का होना ऐसा नहीं है पहले नहीं होता होगा, होता होगा, लेकिन अब ये ज्यादा है। एडिनोइड्स में यानी कि वो जो टिश्यूज हैं, जो लिम्फोइड टिश्यू मैं बता रहा हूं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया या वायरस का, या फिर एलर्जी के रिस्पॉन्स के रूप में भी एडिनोइड्स नॉर्मल से ज्यादा स्वोलन हो जाते हैं, सूज जाते हैं। और अगर ये ज्यादा सूज जाए तो नाक के पीछे है तो स्पष्ट है कि सांस लेने में दिक्कत होगी। दिन में चाहे ना हो, लेकिन बच्चा जैसे ही नींद में जाएगा, सोएगा, तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। बच्चे को नींद में खर्राटे आएंगे, बच्चे का मुंह खुल जाएगा, वो नाक से सांस नहीं ले पाएगा और नींद में वो हड़बड़ा के कभी कभी उठ भी जाएगा, नींद में बेचैन रहेगा। और जब बच्चा इतना मुश्किल से सांस ले पा रहा है, नींद में बेचैन रह रहा है, तो क्या क्या होगा?
तो फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती है। बच्चा सुबह उठ नहीं पाएगा, पढ़ाई में कमजोर हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी जब रह रही है, जो हमारे शरीर की फर्स्ट नीड ही कॉम्प्रोमाइज हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में नहीं जा रही है, तो बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से अल्प विकसित हो जाएगा, यानी कि उसके इंटेलेक्ट और फिजिकल डेवलपमेंट इफेक्टेड हो जाएगी। बार बार खांसी, जुकाम, कोल्ड, कफ और एलर्जी एडिनोइड का कारण भी है और एडिनोइड का परिणाम भी है। एडिनोइड होने के कारण बच्चे की फेस की जो आकृति है वो भी बिगड़ जाती है, और टिपिकली इस आकृति को एडिनोइड फेस ही कहा गया है। क्या क्या होता है एडिनोइड फेस में? एडिनोइड फेस में जो नीचे का जबड़ा है वो रिसीड हो जाएगा, यानी कि नीचे का जो जबड़ा है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, ऊपर का जो जबड़ा और ऊपर के दांत बाहर की तरफ आ जाते हैं। आंखें डल और झुकी हुई हो जाती हैं और आंखें धसी धसी सी फील होती है। चेहरा पतला और लंबा हो जाएगा, दांत भी आगे पीछे क्राउडेड टाइप के हो जाएंगे, चिन यानी कि ठोड़ी रिसीड हो जाएगी, नाक क्रुक्ड हो जाएगी, गर्दन पतली और आगे की तरफ बढ़ी हुई भी हो सकती है। ये खास आकृति है, इसे एडिनोइड फेस कहा गया है। अगर हम बच्चे को अंदर से देखें, यानी कि उसका रूफ ऑफ माउथ देखेंगे, तो एडिनोइड के बच्चों का रूफ ऑफ माउथ उभरा हुआ रहता है, यानी कि वो हाइट में होगा। लेटर ऑन यानी कि पीछे का जो हिस्सा है वो एडिनोइड्स की वजह से झुका हुआ होगा और रूफ ऑफ माउथ ऊपर उठा हुआ रहेगा। ऊपर के दांत भी बाहर की तरफ प्रोट्रूड करेंगे और बच्चे की जो वॉइस है ऐसा लगेगा कि जैसे बच्चा मुंह में कुछ रख के बोल रहा है। तो मैं आमतौर पे कह देता हूं कि ऐसी आवाज होगी जैसे मुंह में रसगुल्ला हो। नेजल वॉइस नहीं कह सकते इसको, ये एज इफ समथिंग इन माउथ, ऐसा लगता है कि कुछ मुंह में रख के बात कर रहा है बच्चा। ज्यादा दिक्कत हो जाने पर निगलने में भी बच्चा पेन या डिफिकल्टी फील कर सकता है। एडिनोइड्स के एडजॉइनिंग ही मिडल ईयर को गले से कनेक्ट करने वाली यूस्टेचियन ट्यूब की ओपनिंग होती है, और जब टॉन्सिल्स में और एडिनोइड्स में इन्फेक्शन लगातार बना रहता है तो मिडल ईयर में इन्फेक्शन ट्रेवल कर जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप बच्चे के कान में बार बार दर्द होना और ईयर इन्फेक्शन यानी कि ओटोरिया हो जाना भी हो जाता है। तो रिकरेंट ईयर इन्फ्लामेशन भी लेटर ऑन एडिनोइड्स की ही एक कॉम्प्लिकेशन है। तो बच्चा पढ़ाई में डल हो जाएगा, उसकी स्टडीज में परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। इतना ही नहीं, और एडवांस हो जाने पर बीइंग की बच्चा रात में अच्छे से सो नहीं पाया, वो दिन में इरिटेटेड रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, और यहां तक कि ADHD अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी इस वजह से हो जाता है, और कहीं कहीं तो डिप्रेशन भी देखने में मिलता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस इस एडिनोइड जैसी समस्या की वजह से हो जाती है, जिसको सामान्यतया पहचानना ही मुश्किल होता है। इसको पहचानने के लिए, इसको डायग्नोस करने के लिए एक्सरे किया जाता है, और एक्सरे के अलावा CT स्कैन और नेजोफेरेंजियोस्कोपी भी करने से कंफर्म हो जाता है कि ये एडिनोइड्स की ग्रोथ है। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये सामान्यतया बच्चों की समस्या है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो 7-8 साल में ठीक हो जाए, ये लेटर ऑन भी चलती हुई रह सकती है। लेकिन अगर एडिनोइड्स बहुत बड़ी उम्र के लोगों को हो जाए, एल्डरली पर्सन्स में अगर एडिनोइड्स की हाइपरट्रोफी है तो ये बहुत गंभीर है। ये HIV इन्फेक्शन की वजह से, कैंसर्स की वजह से, और लिम्फोमा नाम की एक कैंसर होती है उसकी वजह से भी हो सकता है,
तो उसे इग्नोर जरा भी नहीं किया जाना चाहिए। तुरंत ही जैसे ये लक्षण हो, आपको चाहिए कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। कुछ बच्चों में एडिनोइड्स के साथ में बेड वेटिंग भी देखने को मिलती है। बच्चा रात को नींद में बेचैन हो जाता है और बिस्तर गीला करना शुरू कर सकता है। हर एक बच्चे में सभी लक्षण होंगे कोई जरूरी नहीं है। किसी बच्चे में कोई भी लक्षण नहीं है, केवल रात को मुंह खोल के सांस लेता है। कोई बच्चा नींद में केवल डिस्टर्ब रहता है। कोई बच्चे को रिकरेंट कफ, कोल्ड और एलर्जी रह सकती है। कोई बच्चा केवल साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है। तो आप इन लक्षणों को देख करके अपने आप से निर्णय मत लो, आप डॉक्टर के पास जाओ, उन्हें डायग्नोसिस करने दो और उसके बाद उनको इलाज करने दो। क्योंकि एडिनोइड से मिलती जुलती भी कई समस्याएं होती हैं जिनके कारण ये सब होता है। जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी होना, जैसे नाक में मांस बढ़ जाना यानी कि नेजल पॉलिप्स हो जाना, साइनोसाइटिस हो जाना, एलर्जीज हो जाना, और कभी कभी नाक और गले की जन्मजात विकृति भी हो सकती है। कॉन्जेनिटल अबनॉर्मलिटी में भी इस तरह की समस्याएं हो सकती है, लेकिन लेट द डॉक्टर डिसाइड। आप डॉक्टर के पास जाइए। जहां तक सवाल है इलाज का, तो एलोपैथी में आप जानते हो क्या है। एलोपैथी में सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए नेजल ड्रॉप्स दे दी जाती है, एंटीबायोटिक्स के कोर्स दे दी जाते हैं, एंटी एलर्जिक्स दे दी जाते हैं, और अगर इनसे जरा भी काम नहीं चले तो उनके चाकू छुरियां तैयार है, यानी कि वो ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन करने के बाद भी मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, उनमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कोई जरूरी नहीं है कि जिन लक्षणों को इंडिकेशन मान के सर्जरी की गई है वो लक्षण चले जाएं। क्या बोलते हैं ये लोग? ये कहते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, अगर आपका बच्चा नींद में पूरा रेस्ट नहीं ले पा रहा है, अगर उसके दांत बाहर आ रहे हैं या फेशियल फीचर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, अल्टर हो रहे हैं, और अगर इसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो सर्जरी करना इमीडिएट रिक्वायर्ड है। लेकिन न तो एडिनोइड कंप्लीट जा सकते हैं, कहीं कहीं तो ये भी लिखा हुआ है कि मे बी एवरी ईयर, साल में एक बार एडिनोइड की सर्जरी करनी पड़े। तो भाई ये क्या इलाज हुआ? कभी कभी पेशेंट्स की जो इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी है वो ना ठीक हो, ऐसा भी संभव है। और एलर्जी का तो इलाज ही नहीं है ना सर्जरी। एलर्जी की वजह से अगर एडिनोइड्स हैं तो सर्जरी करेगी क्या? और इससे बुरी बात क्या कि सर्जरी करने के बाद लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के रूप में पेशेंट्स को इन्फेक्शन होना बढ़ जाएगा, एलर्जी होना बढ़ जाएगी। खास करके अस्थमा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसमें स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ था कि उन लोगों को जिनके एडिनोइड्स की सर्जरी बचपन में की हुई हो, उनको अस्थमा होने के चांसेस नॉर्मल से डबल होंगे। हमने क्या कर दिया सर्जरी करवा के? जब इलाज संभव है तो सर्जरी क्यों करवानी है? सर्जरी के बाद भी कानों का इन्फेक्शन हो सकता है ठीक ना हो, ऐसा लिखा हुआ है। सर्जरी के बाद क्योंकि वो लिम्फोइड टिश्यू है, बॉडी में इम्यून सिस्टम से उसका लिंक है, इम्यूनिटी पुअर हो जाएगी, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और कभी कभी परमानेंट वॉइस अल्टर हो जाएगी, वॉइस बदल जाएगी। परमानेंट रूप से बोलने में बच्चे की आवाज आपको नॉर्मल नहीं लगेगी। इसलिए सर्जरी से बचना है। और अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी इसका बहुत बढ़िया इलाज है। होम्योपैथिक सिस्टम में इसका इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है। होम्योपैथिक इलाज के लिए हम जिन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं उनमें है सल्फर, हिपरसल्फ, साइलिशिया, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया कार्ब, ब्यूफो, कैलकेरिया फॉस, मर्कसोल, ट्यूबरकुलिनम, आयोडियम, बेराइटा कार्ब, सोराइनम, थूजा, कार्सिनोसिन आदि। होम्योपैथिक सिस्टम में एडिनोइड जैसी तकलीफ के इलाज के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की अप्रोच को ऑप्ट करते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हैं।
कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें बच्चे की प्रकृति पे ध्यान दिया जाता है, प्रकृति के अनुसार दवाई का चुनाव किया जाता है। उसको गर्मी ज्यादा लगती है, सर्दी ज्यादा लगती है, रोग होने पर बच्चे के जनरली क्या क्या इफेक्ट आ गए हैं, किस सिस्टम पे ज्यादा इफेक्ट है, कान पे इफेक्ट है, जुकाम ज्यादा हो रहा है, नाक के पीछे नेजल ड्रिपिंग जिसको बोलेंगे वो ज्यादा हो रही है, या उसको वहां पे पेन है, खाने पीने में दिक्कत है, जो भी लक्षण हो उन लक्षणों को ध्यान से देख करके, और बच्चे की जो मेंटल स्टेट है वो अग्रेसिव है, वो बेचैन है, वो रेस्टलेस है, वो माइल्ड है, वो मोटा है, पतला है, हाइपर एक्टिव है, डल है, ज्यादा सोता है, इस तरह की पूरा जो कंसिडरेशन करके हम लोग दवाई का चुनाव करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि फैमिली हिस्ट्री में किस तरह की बीमारियों का इतिहास है। अगर फैमिली हिस्ट्री में ट्यूबरकुलोसिस है, अस्थमा है, एलर्जी है, कैंसर्स हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें इलाज करना होता है। इम्यूनिटी के महत्वपूर्ण ऑर्गन एडिनोइड्स के इलाज के लिए सर्जरी की तरफ सहजता से ना जाओ और सर्जरी ना करवाओ। होम्योपैथी इलाज लेकर के आप अपने बच्चे का एडिनोइड्स ठीक करें। आपके बच्चे को अगर बार बार खांसी जुकाम एडिनोइड टेंसुलाइटिस कुछ भी है तो आपकी भी ड्यूटी है कि आप बच्चे के लाइफस्टाइल में ध्यान रखें कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडा खाना, इनसे बचाओ उसको। ये पूल में नहाना या फास्ट फूड का खाना, ये भी इन्फेक्शन को न्योता देता है। इम्यूनिटी का स्टेटस अदरवाइज भी बहुत कम होता जा रहा है, खास करके शहरी बच्चों में, क्योंकि ये लोग ओवर क्लीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, ओवर हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। इनकी जो सहन करने की क्षमता है वो गांव के बच्चों की तुलना में बहुत ही पुअर है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं वैक्सीन का भी रोल है। वैक्सीन देने से जिन डिजीजेस के लिए वैक्सीन दिया जाता है वो तो कंट्रोल हो जाती हैं, लेकिन जनरल इम्यूनिटी इंप्रूव नहीं हो पाती। हम सोच लेते हैं कि हमने वैक्सीन लगवाए हैं तो अभी कोई भी बीमारी नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे के खान पान पे विशेष ध्यान रखें। उसको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने की आदत शुरू से ही डालें। उसको फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत जरूर डालें, जिससे बॉडी वार्म हो, पसीना निकले, स्टेमिना इंप्रूव हो। बहुत अधिक डेलिकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड लाइफ बच्चों की नहीं होनी चाहिए। ये छोटे छोटे टिप्स हैं इम्यूनिटी को डेवलप करने के। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, क्योंकि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं। हमारी टीम जो इस काम को करने में हमारे साथ है, आप सभी उनके हौसला अफजाई करते हैं, उनके किए हुए काम को देखकर अप्रिशिएट करके। मैं डॉक्टर ए के लाडूना कामना करता हूं कि आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। धन्यवाद।